हेलो गाइस, वेलकम। देखिए, आज से हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे मॉड्यूल, जिसके अंदर बेसिकली हम आर्ट ऑफ राइटिंग समझेंगे। और ये आपको मेंस के भी जो आपको बड़े आंसर्स लिखने होते हैं 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स, उसमें बहुत हेल्प करेगा ये मॉड्यूल। वैसे अभी हम प्राइमरली यूपीएससी सीएपीएफ को फोकस कर रहे हैं। यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर जो ऐसे आते हैं हम उसको फोकस करेंगे यहाँ पे। और हमारी क्लास ये अबाउट 25 डेज़ की होगी, जिसमें हम नियर अबाउट 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और इनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी हम सब समझेंगे। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हर रोज देखिए, यूपीएससी सीएपीएफ की बात अगर करें तो इसके अंदर 2 एग्जाम होते हैं, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का 250 मार्क्स का। ये एमसीक्यूज बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। और दूसरा पोर्शन होता है जनरल स्टडीज, ऐसे और कंप्रेशन, 200 मार्क्स का होता है और ये सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो ऐसे का है। ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसे का ही आता है और इसके अंदर आपको 6 में से 4 टॉपिक अटेम्प्ट करने पड़ते हैं ऐसे के अंदर। और हर एक जो आप लिखोगे वो 20 मार्क्स का होगा, तो मतलब आपका हो गया 20 इंटू 4, 80 मार्क्स का आपका ऐसे का पोर्शन होगा। और इसके अंदर आपको वैसे टेक्निकली 2 और टॉपिक्स लिखने होंगे फॉर एंड अगेंस्ट के ऊपर। ये सेकंड क्वेश्चन आता है फॉर एंड अगेंस्ट के ऊपर, तो ये 2 टॉपिक के अंदर ऑप्शन नहीं होता है। और ये भी 20 इंटू 2 मतलब 40 मार्क्स। ये तो 80 और 40, तो 200 में से 120 मार्क्स, 60% रोल अच्छी आर्ट ऑफ राइटिंग प्ले करती है। अच्छा ऐसे कैसे लिखना है वो प्ले करता है। तो अब हम इसी को समझेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स आर टू बी सीन व्हाइल राइटिंग एन एसे। देखिए, पहला है हाउ टू राइट अ गुड ऐसे। अब अगर आपको एक अच्छा ऐसे लिखना है तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्या हो रहा है, स्टिकिंग टू द टॉपिक, मींस यू मस्ट स्टिक टू द टॉपिक। जो टॉपिक है उसके बारे में लिखना है, वो नहीं लिखना जो आपको आता है, वो लिखना है जो पूछा गया है, जिसके बारे में बात हो रही है। दूसरा, प्लानिंग एन ऐसे। प्लानिंग ऐसे बहुत जरूरी है, एक ऐसे को प्लान करके लिखना होता है। कई बार बच्चे बेसिक मिस्टेक्स ये करते हैं कि रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद आधा किया, फिर याद आता है अरे ये तो मेंशन नहीं किया, फिर सोचते हैं इसको कैसे है उसी के अंदर डालें, तो बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो एक ऐसी की प्लानिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन। अ गुड स्टार्टिंग इज हाफ वर्क डन, तो इंट्रोडक्शन प्लेज अ मेजर रोल। बढ़िया इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परसुएसिव बॉडी, जो भी आप लेटर मतलब जो आपके एस्से की बॉडी में जो आप लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा परसुएसिव होना चाहिए। पर परसुएसिव कैसे होगा, जब आप फैक्ट्स के साथ उसको सपोर्ट करेंगे तभी वो परसुएसिव होगा। उसके बाद इफेक्टिव कंक्लूजन, यस इट इज इंपॉर्टेंट। एक कंक्लूजन आप इफेक्टिव और बढ़िया कंक्लूजन लिखेंगे तो बहुत आपके जो मार्क्स हैं बढ़ जाएंगे। और एंड में रिव्यू, आपको ऐसे का अगर टाइम मिले तो आपको रिव्यू भी करना चाहिए। ये हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ में थोड़ा सा कम इफेक्टिव है रिव्यूइंग, बट बाकी एसेज में बहुत इफेक्टिव है रिव्यूइंग, है ना। बाकी नॉर्मल जैसे यूपीएससी का आप सिविल सर्विस के एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखते हैं बड़ा ऐसे, तो उसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए एक एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, स्टिक टू द टॉपिक मींस आपके सामने टॉपिक होना चाहिए, आपको बार बार टॉपिक को देखना चाहिए कि क्या है टॉपिक। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आप टॉपिक से वेवर कर जाते हैं। यू डोंट हैव टू वेवर फ्रॉम टॉपिक, टॉपिक को समझिए और फिर उसके बाद लिखिए। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि चूज अ टॉपिक यू आर पैशनेट अबाउट और यू नो थिंग्स बेटर। अब देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर आप कौन सा चूज करेंगे, पैशनेट टॉपिक चूज करें हम, या हम जिसके बारे में ज्यादा जानकारी है वो चूज करें। तो देखिए, मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन गलत है। जिसके बारे में आप पैशनेट है उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी ही होगी, है ना, नेचुरल है। अगर नहीं है तो फिर डोंट से इट इज योर पैशन। अगर किसी चीज के बारे में आप पैशनेट है तो आपको ज्यादा जानकारी होगी। इसीलिए आई वुड से कि राइट व्हाट इंटरेस्ट्स यू, राइट व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, उसके बारे में लिखिए, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े एसेज में खासकर पैशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको अलग अलग अप्रोचेस से एक ऐसे को डिस्कस करना होता है। उसके बाद देखिए फिर से बोल रहा है कि नो वैफलिंग, है ना, नो गेटिंग साइड ट्रैक बिकॉज यू लूज मार्क्स। अब देखिए, मान लीजिए एक छोटा ऐसे है 300 वर्ड्स का, उसमें आप साइड ट्रैक कर गए, आपने 30 वर्ड्स आपने फालतू के लिख दिए, तो ये 30 वर्ड मतलब यू आर लूजिंग योर मार्क्स। 30 वर्ड फालतू के भी लिखे और उसके बाद फिर आप उस काम की जो बातें लिखनी थी वो भी आप नहीं लिख पाए। तो एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि इससे तो अगर आप यूज गेट साइड ट्रैक्ड व्हाइल राइटिंग एन एसे, तो आप लाइन से हट रहे हैं और आप अपने मार्क्स कटवा रहे हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। ब्रांच आउट, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। मेन हेडिंग, सब हेडिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए फिटेड के पहले। मैं यहाँ ये डिस्कस करूंगा, फिर ये डिस्कस करूंगा, फिर ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। हाँ, छोटे एसेज में आपको नाम नहीं लिखने हैं कि मेरी सब हेडिंग ये है, मेन हेडिंग ये आपको नाम से नहीं बतानी है, बट आपको जनरली मेन हेडिंग और सब हेडिंग आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि क्या क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ गया डेवलप। यू मस्ट डेवलप आइडियाज यूजिंग फैक्ट्स, पर्सनल ओपिनियंस। यस, पर्सनल ओपिनियन आप मेंशन कर सकते हैं, हालांकि बहुत ही कम
इसका पोर्शन होना चाहिए, और इसको आप एक पैराग्राफ में, जैसे मान लीजिए 5 पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो आप एक पैराग्राफ मैक्सिमम उसके अंदर आप पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एक स्टेटेड फैक्ट्स, कुछ सेट जो उस टॉपिक के ऊपर बातें वो होनी चाहिए, बिल्कुल बेस है जो फॉर्म करती है वो ज़रूर आनी चाहिए। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज स्टिक टू द टॉपिक। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोलता है, प्लानिंग। जैसा कि बोला गया है कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, है ना। तो मतलब प्लानिंग इज ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस, लार्ज इंपॉर्टेंस, इमेंस इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, है ना। तो प्लानिंग आपको क्या बताता है कि आपको कहाँ पे शुरू करना है, कैसे आपका ऐसे फ्लो करना चाहिए। और आपको अगर ऐसे आप ऐसा है कि कुछ आप ऐसा टॉपिक लिखते हैं फैक्चुअल, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे होना चाहिए। हालांकि नॉर्मली आपके ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे नहीं, तो क्रोनोलॉजी नहीं चाहिए आपको, सिंपली एक सीक्वेंस वाइज, एक मतलब एक समझदारी से आपको एक ऑर्डर बनाना है और वो फॉलो करना है। फिर उसका देखिए बोल रहा है कि गैदर फैक्ट्स, पुट देम अंडर हेडिंग्स दे बिलोंग। ये नॉर्मली आपको करना है, फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। कितने फैक्ट्स डालने चाहिए वो अच्छा सवाल है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मतलब लगभग आपको 10% आप फैक्ट्स डाल सकते हैं बस। फैक्ट्स का मतलब है पे एक्चुअल फैक्ट्स बोल रहा हूँ कि डाटा, ऐसा नहीं है कि आप परसुएसिव बॉडी लिखने के अंदर फैक्ट्स का यूज नहीं होगा। फैक्ट्स स्टेटमेंट वाइज नहीं, मैं यहाँ पे डाटा की बात कर रहा हूँ, स्टैट्स के हिसाब से बात में कर रहा हूँ कि 10% ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपका 300 वर्ड कैसे है तो 30 वर्ड्स है ना, इससे ज्यादा फैक्ट्स नहीं जाने चाहिए। दो यू कैन ऑलवेज सपोर्ट योर स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स दैट आर नॉट कंसिडर्ड अंडर फैक्ट्स, है ना, उनको मैं फैक्ट में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ गया बुलेट पॉइंट्स, आइडियाज विल मेक राइटिंग ऐसे इजी, है ना, आपको बुलेट पॉइंट्स में करना चाहिए। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे लिखने के लिए। यूजुअली बड़े एसेज में तो ये समझो कि आपको 1 घंटा ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, है ना, उसके बाद फिर आप ऐसे स्टार्ट करें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर यहाँ यूपीएससी सीएपीएफ में आपको 5 मिनट तक यू विल हैव दिस टाइम। ब्रेनस्टॉर्म मतलब जितनी जल्दी आपको रैंडम टॉपिक्स, जो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं उनको आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद उसको आप प्लान कीजिए, अलग अलग पैराज में डिसाइड कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 4 बातें ऐसे रैंडम आपकी आई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये और ये बात मैं फर्स्ट वाले टॉपिक में लिखूंगा, ये सेकंड वाले पैराग्राफ में लिखूंगा। इस तरह से आपको डिसाइड करना होता है। उसके बाद बिफोर बिगिनिंग द एसे यू मस्ट प्लान, दैट इज दिस प्लानिंग, है ना, कि किस तरह से आपको फ्लो में चलना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसे। इंट्रोडक्शन ऑफ एसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि बस यहीं से आपका एसे फ्लो करता है। तो टॉपिक तो ऑलरेडी वो दे देते हैं, तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में आप पर्पस ऑफ एसे लिख सकते हैं। यस, यू कैन इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ एसे कि वी कैन डिस्कस दिस 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 दिस, और आप सीक्वेंस एक बता सकते हैं कि इनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कह रहा है सीजेस इंटरेस्ट, ऐसा होना चाहिए एकदम कैप्टिवेटिंग कि जो रीडर है उसको एकदम इंट्रोडक्शन को देख के ऐसे लगे कि यस कितना अल्टीमेट, मतलब नॉर्मली रटी रटाई बातें या सेम सिंपल लाइंस नहीं यूज की है, बढ़िया लिखा हुआ है, तो वहीं से उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और वो एंड तक उसको पढ़ता ही चले, है ना। एक बढ़िया ऐसे मतलब जो फ्लो बना रहे और एंड तक पढ़ने वाला जो रीडर होता है उसको मतलब एकदम, मतलब उसको आप कैप्टिवेट कर लो कि यस देखो आप इंटरेस्ट पूरा रहे और पूरे टाइम पढ़ता चले। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग। देखिए फोरकास्टिंग में सिंपली क्या बोल रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट बता सकते हो कि क्या इश्यूज है, उनके कैसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आप उनको रिजोल्व करने की बातें कर सकते हो। दूसरा आप चैलेंजेस बता सकते हैं कि क्यों ये अभी तक इतना ज़्यादा कोई फैक्टर है वो इतना डोमिनेंट क्यों है। आप आर्ग्यू ऑफ बिलीफ, इस बिलीफ की वजह से, स्टीरियोटाइप की वजह से, ये आप डिस्कस कर सकते हैं, चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बोल रहा है इंट्रोडक्शन इंडिकेट्स वेदर यू एसे विल बी इंटरेस्टिंग और बोरिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका जो एसे वो इंटरेस्टिंग या बोरिंग होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इंट्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि रीडर वहीं से ही एक ऐसे की फील आ जाती है रीडर को, और वहीं से वो आगे उस ऐसे को ग्रो मतलब समझता है कि ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं। तो एक फील क्रिएट होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पोर्शन आता है बॉडी ऑफ द एसे। देखिए बॉडी ऑफ द एसे वो पोर्शन बोल रहा हूँ मैं जो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से अलग है, जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप 3 से 5 पैराग्राफ बना सकते हैं मैक्सिमम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 4 पैराग्राफ ही बनाइए, 4 से ज़्यादा मत बनाइए, क्योंकि उसके बाद 1 पैराग्राफ, ये 6 पैराग्राफ और मोर देन इनफ, इनफैक्ट 5 आर इनफ। तो 5 से 6 पैराग्राफ बना सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको क्या करना है, लॉजिकल परसुएसिव फैक्ट्स, है ना, आपको फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करना है, आपको स्टेटमेंट के साथ सपोर्ट करना है, आपको एग्जांपल्स के साथ सपोर्ट करना है। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी उसको ऐसा लगेगा कि यस अब आप सही बातें बोल रहे हैं। तो आप एग्जांपल्स ऐड कीजिए अपने बॉडी ऑफ द एसे में, और अच्छे कुछ कुछ फैक्ट्स भी आप डाल सकते हैं। उसका देखिए फिर से यही बात कर रहा है, नो वैफलिंग, नो गोइंग ऑफ द टॉपिक, रिपीटिशन ऑफ पॉइंट नहीं करना है, बार बार एक ही बात नहीं बोलनी है, और साथ में आपको टॉपिक से साइड ट्रैक नहीं हो जाना है। बार बार आप क्या कर सकते हैं, हैव द टॉपिक इन योर माइंड, अगर माइंड में तो आप सामने रखिए उसको जो उस टॉपिक को आप अटेंड करें, बार बार देखते रहिए अच्छा ओके, ये आपको बार बार करना है ताकि आप साइड ट्रैक ना हो। उसके बाद फैक्ट्स टू बैकअप योर आइडिया, यस दिस इज अ गुड थिंग, फैक्ट्स ऐड होने चाहिए।
उसके बाद पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ आप क्या बोलना चाह रहे हो, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट, डिटेल में यहाँ पे आप जा सकते हो। देखिए बॉडी वाले पोर्शन में यू कैन गो इन डिटेल, आप और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको करने चाहिए, एट रेलेवेंस, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, अभी हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद लिंक टू नेक्स्ट पैराग्राफ, यही बार बार बोला जा रहा है इसके अंदर कि फ्लो बनना चाहिए, रीडिंग इजी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स भी यूज़ नहीं करना और बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स भी यूज़ नहीं करनी है, फ्लो अच्छा होना चाहिए, लूसिड राइटिंग होनी चाहिए आपकी, है ना, जो अच्छा फ्लो करे। ओके, तो नेक्स्ट आता है कंक्लूजन ऑफ एसे। देखिए कंक्लूजन समराइजेशन ही है ना, और ये माना जाता है कि आपको नए आइडियाज़ नहीं डालने हैं एंड में। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको कोई नया आइडिया आता है तो आप सिर्फ एक रेफरेंस देके छोड़ दीजिए, उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। आपने पूरा ऐसे कर लिया और आपको पता चला कि ये मैंने डिस्कस नहीं किया, तो से कि इसकी सपोज जैसे आपने सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किसी का डिस्कस नहीं किया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस टॉपिक की सोशल इंप्लीकेशंस भी हैं, बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने वो पॉइंट बता भी दिया और डिटेल में नहीं गए आप। लेकिन ये मैं आपको बोलूँगा कि ये मिनिमल होना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का यहीं पे काम आएगा कि आप पहले ही इन सब टॉपिक्स को सोच चुके होंगे, तो ये नेक्स्ट वाला जो न्यू आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए कि भैया ऑडियंस को समझ में आना चाहिए ऐसे क्या है, ऐसे का पॉइंट क्या है। तो आप कंक्लूजन में एक बार फिर से उस पॉइंट को थोड़ा सा इफेक्टिवली, परसुएसिवली उसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा और अफर्मली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिकमेंड कीजिए, आंसर कीजिए, रीअफर्म कीजिए, रिफ्लेक्ट, इको, ये सब बातें आपके ऐसे के अंदर दिखनी चाहिए, ठीक है। और लार्जली आपके कंक्लूजन के अंदर दिखनी चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि अब आप क्या निचोड़ निकालने वाले, क्या क्रक्स है आपके ऐसे का, वो सारी बातें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया अब मोरल पास्ट, यहाँ पे आप मोरल लिख सकते हैं, लेसन्स लर्न। सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो इंपॉर्टेंट है वो लेसन लर्न है, कि आपने इस टॉपिक से क्या सीखा। मोरल थोड़ा कम हो गया है। और देखिए पहले बच्चे क्या करते थे कि हर चीज़ को देश से रिलेट करते थे, एंड बोलते थे कि दिस विल लीड टू डेवलप्ड इंडिया, और देश का भविष्य इतना सुनहरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो नहीं करना है ना, सिंपली आप लेसन लर्न लिखिए, और हर टॉपिक में जो मतलब सिर्फ इंडिया से रिलेटेड ना हो उसको इंडिया पे लाके ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, आप टॉपिक के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं। हर टॉपिक को एक मतलब आपको पैट्रियटिज्म और उसकी बात लाने की ज़रूरत नहीं है। और गिव क्लोजर्स, यस यू कैन गिव क्लोजर्स, एंड में आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली ऐसे की बातें यही हैं, लेकिन अगर हम बात करें मेन, तो एक सिंपली एक गुड ऐसे किस तरह लिखा जाना चाहिए, आर्ट ऑफ राइटिंग को हम डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए एक रिव्यूइंग पार्ट रह गया था। रिव्यूइंग पार्ट के अंदर क्या आता है, नॉर्मली आपको CAPF में रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे लिखने हैं, तो CAPF में नॉट रिकमेंडेड है। हर एक छोटा सा टॉपिक आप 300 वर्ड्स लिख के उसको बार बार रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपली प्रूफ रीड के लिए मैं आपको बोलूंगा यस यू कैन डू इट। लेंथ आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए 300 वर्ड्स लिखने हैं। और श्योरली अगर मान लीजिए आपका एंड में टाइम बचता है तो फिर आप रिव्यूइंग पे जा सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आर्ट ऑफ राइटिंग। एक अच्छी राइटिंग किसे माना जाता है, स्पेशली ऐसे के केस में। देखिए जो आपकी राइटिंग है ना, वो काफी ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग राइटिंग यूज होनी चाहिए, ऐसे लचर पचर लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि वर्ड्स बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजिंग है, बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स, मतलब सिंपली ये कि जैसे अभी देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंप्रूव योर राइटिंग। और इंप्रूव राइटिंग में क्या क्या आता है, पहला बोला डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस, है ना। आप यूज मत कीजिए, डोंट इसको यूज मत कीजिए, विल नॉट, वोंट, इन कॉन्ट्रैक्शंस को आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपको ऐसे में फायदा नहीं करेंगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि एकेडमिक और फॉर्मल जो एसेज होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आपको यूज नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए इसमें भी आपका एकेडमिक ऐसे ही है, तो यू डोंट हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बोल रहा है अवॉइड देयर इज देयर आर। ये इनका कोई यूज नहीं होता। जैसे मान लीजिए बोलता हूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, है ना, या देयर आर होना चाहिए टेक्निकली, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ देयर आर अ लॉट, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप सिंपली बोल सकते हैं मैनी। देयर आर लॉट की जगह बोल सकते हैं मैनी प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, है ना, इन द यूनिवर्सिटी, एट द स्कूल, वो इस तरह से। तो देयर इज देयर आर की एक्चुअल में जरूरत नहीं होती, बेकार में बर्डन है, ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हैं आप, और आपको कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग को कमजोर बनाती है। उसके बाद देखिए अवॉइड रियली, वेरी, अलॉट। अभी हमने बताया अलॉट का कोई यूज नहीं है। वेरी को भी आप कम यूज कीजिए, रियली को भी कम यूज कीजिए, क्योंकि ये आपकी राइटिंग को कमजोर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बोलता हूँ आई, जैसे मान लीजिए हम डिस्कस करते हैं कि सम पीपल
think that removing Article 370 was really very controversial. तो देखिए जो आपने रियली और वेरी यूज किया ये आपकी राइटिंग को कमजोर बना रहा है. इसकी जगह आप क्या बोलेंगे? इसकी जगह आपको बोलना चाहिए सम पीपल थिंक दैट रिमेनिंग आर्टिकल 370 वाज कंट्रोवर्शियल. रियली वेरी का कोई एक्चुअल में यूज नहीं कर सकते आप. उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है एक्टिव वॉइस. आपको ऐसे एक्टिव वॉइस में लिखना चाहिए, पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए. तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पैसिव वॉइस यूज करनी चाहिए और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्टिव वॉइस गुड है. बट मैं आपको बोलूंगा कि आपको ऐसे के अंदर एक्टिव वॉइस ही ज्यादा बेटर रहेगी. जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं. आई किल्ड अ स्नेक, है ना. इसका मैं लिखता हूं पैसिव वॉइस. इसका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस से लिख जाएगा अ स्नेक वॉज किल्ड बाय मी. तो देखिए यहां पे क्या हुआ, आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, आपने ऑक्सिलरी वर्ब फालतू यूज कर लिया. वॉज इसकी जरूरत नहीं थी. बाय आपका एक्स्ट्रा आ गया. आई को आपने मी में कन्वर्ट कर दिया. तो हो क्या रहा है कि आप इसको राइटिंग को वीक बना रहे हो और आप ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हो. हमें जो है लैकोनिक होना है. लैकोनिक, है ना. वर्बोस नहीं होना चाहिए. आपको ब्रीफ में डिस्कस करनी चीजें, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, कंसाइज. तो इसीलिए वॉज और बाय का यूज यहाँ पे ज्यादा नहीं होना चाहिए. आई किल्ड अ स्नेक इज अ गुड मतलब नरेशन. तो इसलिए एक्टिव वॉइस ज्यादा बेटर रहती है आई किल्ड अ स्नेक. हालांकि खैर आप लोग इंग्लिश आपने पढ़ाई होगा तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस का कहाँ इंपॉर्टेंस देता है, एक्टिव वॉइस का कहाँ है, वो अलग मैटर है. लेकिन नॉर्मली ऐसे के अंदर आपको एक्टिव वॉइस लिखना बेटर रहेगा. ओके, नेक्स्ट है यूज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. देखिए यहां पे ये बताना चाह रहा है कि आप जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज कीजिए. जैसे मान लीजिए बोलता हूं ही मेड एन ऑब्जेक्शन ऑन दिस. मान लीजिए कुछ भी यहां पे ब्लैंक है. ही मेड एन ऑब्जेक्शन. तो यहां पे ये जो मेड एन ऑब्जेक्शन, दिस इज अ वीक वर्ब. इसकी जगह आप यूज किए ही ऑब्जेक्टेड. ही ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट दिस, ही ऑब्जेक्टेड टू दिस, है ना. ही मेड एन ऑडिट तो इसे बोलिए ही ऑडिटेड. ही डिड एन इंक्वायरी तो आप बोलिए ही इंक्वायर्ड. तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं. इंक्वायर्ड, ऑडिटेड, ऑब्जेक्टेड, इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज किए. ये जो मेड एन ऑब्जेक्शन है ये वीक वर्ब कहलाता है क्योंकि आपने मेड करके तो वर्ब किया लेकिन आपने मेड के ऊपर स्ट्रेस डाला. यहाँ पे वर्क के हिसाब से, वर्ब के हिसाब से मेड इंपॉर्टेंट हो गया. ऑब्जेक्शन थोड़े सा आपने पीछे धकेल दिया. तो इसीलिए ऑब्जेक्टेड वर्ड यूज होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे आपको इंग्लिश में मिलेंगे जहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे आप मेड एन ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्टेड, मेड एन इंक्वायरी, इंक्वायर्ड, इस तरह से. ठीक है. उसके बाद डू नॉट यूज फ्रेजल वर्ब्स. ये मेरी रिकमेंडेशन है. हालांकि देखिए यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर फ्रेजल वर्ब्स के आपके पूछे जाते हैं. लगभग 5 फ्रेजल वर्ब्स आते हैं जिनका ये बोलते हैं कि आप उनको सेंटेंस में यूज करके उनका डिफरेंस क्लियर कीजिए. तो लेकिन ऐसे के अंदर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, माय पर्सनल सजेशन. क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स कई बार क्या होता है कि ये है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स कई बार ये इशू हो जाता है कि उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता. ठीक है. जैसे मान लीजिए आप सिंपली बोल लीजिए बैक ऑफ, है ना. बैक ऑफ बड़ा चेंज होता है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग इसके यूसेज हो जाते हैं. उसके बाद जैसे मान लीजिए केम अलोंग, है ना. तो ये फ्रेजल वर्ब्स है और इनका यूसेज मतलब एज सच क्लियर नहीं हो पाता है. जैसे मान लीजिए केम अलोंग है, वो आप इसकी जगह बोलो सर कोई और वर्ड बताओ. फिर कोई और वर्ड अच्छा है, अकम्पनी यूज कीजिए आप. ही अकम्पनीड मी, ये बढ़िया वर्ड है. तो इस तरह से आपको फ्रेजल वर्ब्स यूज ना करें और ज्यादा आप स्ट्रेस जो है ऐसे वर्ड्स के ऊपर डालें ना कि फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर. फ्रेजल वर्ब्स इज नॉट रिकमेंडेड. ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम चल रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के. बेसिकली क्या क्या बच्चों के काफी बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्या क्या आता है. पहला बोलता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज एन इंट्रोडक्शन. देखिए सिंपल टर्म्स में कहूं तो इंट्रोडक्शन एज सीड इज टू ट्री सेम इज इंट्रोडक्शन टू एन एसे. क्योंकि सीड से पेड़ बन जाता है, सीड से ही पेड़ फ्लो आउट होता है, उसी तरह से इंट्रोडक्शन से आपका ऐसे बनता है. तो जैसे सीड है ट्री के लिए वैसे इंट्रोडक्शन है ऐसे के लिए. और ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं बच्चे मेरे पास. तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए आप 2-4 तरीके यूज कर सकते हैं. एक आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड अ सरप्राइजिंग फैक्ट. इंट्रो में आप सरप्राइजिंग फैक्ट यूज कीजिए. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सरप्राइजिंग फैक्ट के बाद आप दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, आप कोई क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं.
ठीक है, आप कोई मान लीजिए जैसे आप कोई क्वेश्चन है, कोई आपको अच्छा कोट आपको दिमाग में आ रहा है, कोट, कोई अडेज, कोई ईडियम आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है, आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी और एक दो तरीके हो सकते हैं, जैसे कि स्टोरी एनेक्टोड बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा मैं क्योंकि छोटा ऐसे है, वरना एक एनेक्टोड भी हो सकता है स्टार्टिंग विद द स्टोरी, है ना। आजकल इनका यूसेज थोड़ा कम हो गया है, एनेक्टोड या जोक ये नहीं बनता है आपका स्टार्टिंग। एनेक्टोड फिर भी बड़े ऐसे इसके अंदर आप डाल सकते हैं, इसमें आपको रिकमेंडेड नहीं है, 3 चीज़ें। और देखिए, अगर ये 3 चीज़ों में से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यू मस्ट यूज पैराफ्रेजिंग। देखिए, पैराफ्रेजिंग इज डिफरेंट देन फ्रेजल वर्ब्स, है ना, ये आपको पता ही होगा क्लियर कि पैराफ्रेजिंग फ्रेजल वर्ब्स नहीं है। पैराफ्रेजिंग मतलब कि आपको एक जो इंट्रोडक्शन ही दिया, जो मान लीजिए टॉपिक ऐसे का, उसी को आप डिफरेंट स्टाइल से लिख दीजिए यूजिंग योर वोकैब, है ना। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन, या देखिए देखिए इस टॉपिक को मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार। मान लीजिए क्वेश्चन है, एजुकेशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन, और उसके बाद आ गया डू यू एग्री, है ना। एजुकेशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, और फिर पूछा डू यू एग्री। तो नॉर्मली क्या होता है कि समय के अभाव में बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं यस आई एग्री दैट एजुकेशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, ये सबसे घटिया स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, इससे बेकार स्टार्टिंग नहीं हो सकती है ना। वो टाइम चला गया है, अब आपको ये यूज नहीं करना है। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है, सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है कोई अच्छा, कोई आपके पास कोट नहीं है, तो आप इसी चीज को पैराफ्रेज करके लिखिए। पैराफ्रेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यूज योर वोकैब। जैसे मान लीजिए इसी को कर देते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट को बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट, है ना। उसके बाद वर्ड है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की जगह आप यूज कर सकते हो प्रोग्रेस, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनको ही आपको अपनी वोकैब के हिसाब से यूज करके इसको थोड़ा बेटर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं कि इन डेवलपमेंट की जगह प्रोग्रेस बोलते हैं, इन प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन एजुकेशन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, है ना, या सिग्निफिकेंट रोल इज प्लेड बाय एजुकेशन, है ना। तो यहां पे देखिए पैसिव वॉइस बना दिया है मैंने, तो इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा था, प्लेड बाय एजुकेशन आप सिंपली बोलिए इन प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, तो बाय आपका हट जाएगा, बस इतनी बात है। तो एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, इस तरह से आपको ऐड करना चाहिए। तो आपने क्या किया, इसी चीज को ही कहा, सेम चीज को कहा, बट आपने डिफरेंट स्टाइल से कह दिया, आपने इसको पैराफ्रेज कर दिया। तो एटलीस्ट ये श्योरली इस बात से अच्छा है कि जब आप ये बोलते हैं यस आई एग्री दैट एजुकेशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, इससे अच्छा इन प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल इज प्लेड बाय एजुकेशन, ये अच्छा है, ये पैराफ्रेजिंग है। जब ये सब नहीं है, इनसे अच्छा तो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप तैयार नहीं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप पैराफ्रेजिंग यूज कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चे, डज गुड हैंडराइटिंग फेच मोर मार्क्स? यस ऑफ कोर्स इट डज। देखिए ऑफ कोर्स इट डज, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग पक्का आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ही। बट अब ये बोलो कि सर कंटेंट से इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सिर्फ हैंडराइटिंग से काम नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए 20 नंबर का आपका एस्से है तो इसमें 20 के 20 कंटेंट के ही हैं, पर कई बार ये हो जाता है कि आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अच्छी हैंडराइटिंग से, है ना। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे पूछते सर राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी चल जाएगा, इतनी अच्छी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि लेजिबल हो, पढ़ी जा सके। अगर लेजिबल भी नहीं होगी तो फिर 20 मार्क्स पूरे पूरे राइटिंग के हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए पढ़ ही नहीं पाया आपने, जो लिखा है, जो रीडर है वो पढ़ ही नहीं पाया, तो फिर तो कोई यूज ही नहीं है। तो आपकी राइटिंग कम से कम लेजिबल हो, बट आपको राइटिंग इंप्रूव करने में घंटों वेस्ट नहीं करने, आपको कंटेंट इंप्रूव करने में घंटों वेस्ट करने चाहिए। आपको पढ़ाई में ज्यादा टाइम दीजिए, राइटिंग हैंडराइटिंग के ऊपर आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है, शुड फैक्ट्स डाटा बी एडेड इन ऐसे? यस
आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसी स्टार्टिंग में इसी में बता दिया था मैंने कि लगभग 10% आप फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, डाटा ऐड कर सकते हैं, दैट मीन्स 30 वर्ड्स। तो 30 वर्ड्स मीन्स लगभग आप 3 लाइन्स डाटा की ऐड कीजिए, 3 से 4 लाइन, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। फैक्ट्स और डाटा की बात कर रहा हूँ, 30% मतलब 3 to 4 लाइन्स, 30 वर्ड्स, है ना। 300 वर्ड्स का आपका ऐसे होता है, तो इसमें 10% होता है 30 वर्ड्स, तो लगभग 30 वर्ड्स तक आप ऐसे में फैक्ट डाल सकते हैं 10% के आसपास। इससे ऊपर नहीं जाइएगा, क्योंकि फिर वो ऐसा लगता है कि सिर्फ आप फैक्चुअल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और एक्चुअल में कुछ क्वालिटी आपके पास नहीं है, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज लगती है, ठीक है ना। तो इसीलिए लिमिट रखिए इसकी। उसके बाद एवरेज मार्क्स ऑफ ऐसे, देखिए अगर आप ये समझे तो एवरेज मार्क्स ऑफ ऐसे की बात करें तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नॉर्मली कितने आ जाते हैं। देखिए जो टॉपर थे CAPF के लास्ट टाइम, 200 में से 110 के आसपास जाते हैं। मतलब ये समझिए कि आपका 55 to 60% आपका टोटल 200 में से आते हैं। तो यही आप ऐसे के मार्क्स समझिए। थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि जहाँ पे ग्रामर वाला पार्ट है वो तो आप पूरे मार्क्स आउट ऑफ आउट आ जाते हैं, तो इसीलिए आप ये समझिए 50% आपका ऐसे के अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो एवरेज आप बोलो तो मैं बोलूँगा 30 to 40%, इसके बीच में एवरेज रहती है। और अच्छे मार्क्स ऐसे में अगर आपने 50 से 55% ले लिए तो दीज आर गुड मार्क्स, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, और अब हम हर बार रेगुलरली हर रोज एक नई क्लास के अंदर कम से कम 2 टॉपिक्स जो कि करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, या कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो पास्ट में आ चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।